Very good evening, guys. Today we are going to study about the preparation of dinitrogen and other compounds, in which first of all we will see about the preparation of dinitrogen. हम देखते हैं कि किस तरीके से डाइनाइट्रोजन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है ऑन कमर्शियल स्केल। तो बच्चों पहली बात तो जान लो कि ऑन कमर्शियल लेवल वेन एवर देर इज़ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज कमर्शियल लेवल, तो कमर्शियली आपको सबसे सस्ता वाला जो रॉ मटेरियल मिलता है वो रॉ मटेरियल आपने यूज़ करना होता है। अब रॉ मटेरियल सबसे इजीली जो मिलता है फॉर नाइट्रोजन दैट इज़ एयर, दैट इज़ द एयर, ओमनी प्रेजेंट एयर विच इज़ देयर। So for commercial scale, the raw material used, that is the liquid air, एयर को जो है वो लिक्विफाई कर ले रहता है और फिर बाद में उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। अब जब इसको इस यहाँ पर जो प्रोसेस यूज़ की जाती है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द प्रोसेस यूज्ड इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड द लिक्विड नाइट्रोजन जब इसमें से बाहर निकलेगा तो लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो पहले डिस्टिल होकर आउट हो बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर मटेरियल डाईऑक्सीजन। दूसरा मटेरियल जो प्रेजेंट रहता है इन एयर दैट इज़ डाईऑक्सीजन, और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज 77.2 केल्विन एंड दैट ऑफ द लिक्विड ऑक्सीजन दैट इज़ 90 केल्विन होता है। सो देयरफॉर हीट करते करते पहले बॉइलिंग होके पहले तो आपका जैसे ही टेम्परेचर जो है वो 77 केल्विन तक पहुंचेगा तो N2 गैस तो बॉईल होकर बाहर निकल जाएगी। अब जब तक 90 केल्विन टेम्परेचर ना पहुंच जाए तब तक ऑक्सीजन गैस तो बॉईल होगी नहीं। सो देयरफॉर द ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि एग्ज़ाम में कुछ कंपाउंड दिए होते हैं और उस कंपाउंड से कहा जाता है कि आप डाइनाइट्रोजन को ऑब्टेन करके दिखाओ। तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स की हम बात कर लेते हैं। जैसे एग्ज़ाम में पूछते हैं कि NH4Cl से बनाओ, ठीक है, या फिर सोडियम नाइट्रेट से बनाओ ऐसा बोलते हैं। कई बार अमोनियम डाइक्रोमेट से कई बार N2 तैयार करने को बोलते हैं, और कई बार सोडियम या बेरियम अजाइड से तैयार करने को बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से एंड अमोनिया, इन सब चीज़ से वी आर आस्क्ड टू फाइंड द आउटपुट ऑफ डाइनाइट्रोजन। ओके, तो लेट्स ऐसे बहुत से कंपाउंड, कई बार कंपाउंड सारे लिस्ट आउट कर देता हूँ मैं। देन ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। देन कई बार पूछते हैं कि अमोनियम डाइक्रोमेट जो होता है NH4 डाइक्रोमेट हो गया, अमोनियम डाइक्रोमेट हो गया। देन सोडियम एजाइड NaN3, और या फिर कई बार बोलते हैं कि BaN3 से बनाओ। कई बार बोलते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दैट इज़ CaOCl2 एंड अमोनिया। तो इतने कंपाउंड जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कंपाउंड से आपको N2 प्रिपेयर करने के लिए पूछा जाता है। लेट्स गो बाय स्टेप। ओके, द वेरी फर्स्ट कंपाउंड NH4Cl। NH4Cl से हम NH4Cl को हम ये दोनों कंपाउंड को हमें साथ में रिएक्ट करना पड़ता है। सो वी रिएक्ट NH4Cl इन द एक्वस मीडियम। ऑब्वियसली द सोडियम नाइट्रेट ऑल्सो भी जो है ये भी एक्वस मीडियम में रहेगा, दोनों एक्वस मीडियम में लिया आपने। देन लेटर विल गेट सिंपली आपका NaCl का जो कंपाउंड है ये बन जाएगा, एंड ऑब्वियसली 2 molecules ऑफ H2O आर रिमूव्ड एंड यू गेट द N2 गैस एज डिजायर्ड। ओके, तो दोनों ख़त्म हो गए। देन सेकेंड क्या, अभी इसमें देयर आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच नीड टू बी डिस्कस। इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं लाइक NO, नाइट्रस ऑक्साइड NO और HNO3 इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं जो कुछ अमाउंट के अंदर फॉर्म होती हैं विच आर रिमूव्ड बाय पासिंग
अब इसको जो है हम लोग रिमूव कर लेते हैं बाई पासिंग H2SO4 और K2Cr2O7 सल्फरिक और पोटेशियम डाइक्लोराइड को हम पास करके इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर लिए रहते हैं। देन सेकेंड मेथड जो होती है, अच्छा ये सब लैब मेथड्स हैं, कमर्शियल तो वो हो गई आपकी, ये सारी लैब मेथड्स हैं। ओके, तो लैब मेथड में सेकेंड जो है वो होती है अमोनियम डाइक्रोमेट से NH4Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट। अब इसमें बहुत आसान है काम, सिंपल सिर्फ इसको हीट करना है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि इसका थर्मल डिकम्पोजिशन भी कर सकते हैं, ये वर्ड भी कई बार यूज़ किया जाता है जो कि कम्प्लीटली करेक्ट है। इसको आप हीट करके इसका डिकम्पोजिशन करो तो आपको Cr2O5 प्लस you will get 4 moles of H2O and plus 1 mole of N2 gas is liberated। N2 मिल जाएगा आपको इस तरीके से। और 2 कवर हो गए, तीसरा वाला देख लो। थर्ड में जो है मैं दोनों पॉइंट कवर कर दूंगा, सोडियम अजाइड ऑल्सो एंड बेरियम अजाइड ऑल्सो, ठीक है, दोनों कवर कर लेंगे। जहाँ भी जिस भी कंपाउंड के अंदर में N3 वाला बॉन्ड रहेगा, N3 जहाँ पे लिखा रहेगा उसको हम बोलते हैं अजाइड ग्रुप। ओके, तो ये सबसे अच्छी कही जाती है मेथड, सबसे मतलब बेस्ट मेथड जो है वो इसी को बोला जाता है, सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड से, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा बाई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। तो सोडियम अजाइड को लोगे आप, इसका भी आपने थर्मल डिकम्पोजिशन ही करना होता है, सिंपली आपको यहाँ पे हीट करना पड़ेगा। तो थर्मल डिकम्पोजिशन कर दोगे इसका, देन यू विल गेट ट्वाइस ऑफ Na प्लस थ्राइस ऑफ N2 एंड व्हेन यू हीट बेरियम जब अजाइड आप यूज़ करोगे विद सम हीट यू विल गेट बेरियम मेटल प्लस थ्राइस ऑफ N2। देन फोर्थ, ब्लीचिंग पाउडर से मतलब बना सकते हैं N2 को, तो यू हैव टू अप्लाई ब्लीचिंग। अच्छा, रिएक्शन ऐसे बनती है कि आप ब्लीचिंग पाउडर को लोगे प्लस साथ में आप कुछ अमोनिया के मॉलिक्यूल्स लेते हो, दिस कंपाउंड मिक्स एंड फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, 3 moles of H2O and plus 1 mole of N2 is formed। तो इस तरीके से आप चाहे डिफरेंट तरीक़ों से डाइनाइट्रोजन लैब में प्रिपेयर कर सकते हो। अब अगली बात जो आती है कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है, नॉर्मली फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी जाती है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ किसकी पढ़नी है हमें, तो N2 की पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। 4-5 प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, देख लेते हैं ज़रा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अच्छा हमेशा कई बार क्या होता है अगर कोई गैस की बात करोगे तो उसके कलर और खुशबू की बात करनी पड़ती है, तो इसमें अच्छा है कि कोई खुशबू होती ही नहीं है, आपके लिए काफ़ी आसान हो गया। देयर इज़ नो ओडर, ओडरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस, सब कुछ ख़त्म है, इसमें कुछ है नहीं। और एक बात अच्छी और है कि केमिकली भी काफ़ी इनर्ट है, कहीं रिएक्ट नहीं करता। N2 गैस काफ़ी केमिकली अनरिएक्टिव होती, जानते हैं आप लोग। एंड ऑल्सो इट इज़ नॉन टॉक्सिक गैस, नॉन टॉक्सिक गैस भी होती है। पहला पॉइंट तो ये जान लिया आपने। देन दूसरा पॉइंट क्या जान सकते हो कि नाइट्रोजन जो है उसके 2 आइसोटोप रहते हैं, कौन से, एक 40 नाइट्रोजन और दूसरा होता है नाइट्रोजन 15। थर्ड प्रॉपर्टी आप क्या बोल सकते हो कि बहुत ही कम सोल्यूबल रहता है ये, यू कैन से लाइक वेरी लेस सोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर बहुत कम सोल्यूबल होता है। और अगर आपको बताया जाए तो सोल्यूबिलिटी जो है वो होती है 23.2 ml पर लीटर ऑफ वाटर, मतलब सिर्फ 23 ml डिज़ोल्व होगा पर लीटर ऑफ वाटर में। और इसके लिए कंडीशन अगर 273 केल्विन रखोगे तो, और 1 बार प्रेशर होगा तो 23.2 ml डिज़ोल्व हो सकता है। कुछ और प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं। और प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है, जहाँ पे ये लिक्विड बन जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो है दैट फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 195.3 केल्विन, इस पर ये फ्रीज हो जाता है। एंड जो बॉइलिंग पॉइंट जो है
बॉइलिंग पॉइंट भी जान लो कितना होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज़ 239.6 केल्विन। ठीक है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। एक लास्ट प्रॉपर्टी और है इसमें कि अब क्या होता है कि नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है, दैट बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट हैज़ अ वेरी हाई बॉन्ड एंथैल्पी। इसको आपने इस तरीके से याद करना है कि द नाइट्रोजन बॉन्ड इन N2 is having very high bond enthalpy and dinitrogen is chemically inert at room temperature and it becomes reactive only at the condition when the temperature is very high। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी यहाँ पे, ओडर लेस है, कलर लेस है, टेस्ट लेस है, सब कुछ लेस है। इसमें केमिकली इनर्ट होता है, नॉन टॉक्सिक गैस है, 2 आइसोटोप होते हैं इसके 14 और 15। वाटर में सोल्यूबल कम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 195 है, बॉइलिंग पॉइंट 239 होता है। दैन जो N और N का जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा इसका बॉन्ड एंथैल्पी होता है, इसलिए रिएक्टिव कम होता है। और रिएक्टिव होगा भी तो कब होगा? एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर इट इज़ रिएक्टिव। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली आपने। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनसे रिएक्ट करने पे क्या होगा, ऐसा आपसे पूछते हैं एग्ज़ाम में कई बार। तो देख लेते हैं, ठीक है। यू हैव टू, मतलब इसमें लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन क्या होता है, ऐसा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। सो विल सी अबाउट दैट। देखो, ठीक है, तो हाँ, और ये सब रिएक्शन जो होंगी, ठीक है, वो हाई टेम्परेचर पर होंगी। एट लो टेम्परेचर इट डजंट रिएक्ट विद एनी कंपाउंड, और मेटल से तो रिएक्ट करता ही नहीं है एट लो टेम्परेचर, बट एट हाई टेम्परेचर इट रिएक्ट्स विद सम मेटल्स एंड विद सम कंपाउंड्स एंड सम मॉलिक्यूल्स। तो फॉर दिस रिएक्शन यू वांट अ कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर, जिससे आप नीचे रिएक्ट करने जा रहे हो। तो द फर्स्ट कंपाउंड जिससे हम रिएक्ट करेंगे पूछते एग्जाम में, दैट्स लिथियम। लिथियम से रिएक्ट करने में ये फॉर्म करता है लिथियम नाइट्राइड, और इसका फार्मूला होता है Li3n, ट्वाइस ऑफ n, इस तरीके से फार्मूला होगा इसका। द सेकेंड कंपाउंड विच इज़ आस्क्ड इन नॉर्मली एग्जाम्स इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से अगर रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? +N2। थोड़ा सा हीट करना पड़ता है इसको, तो ये बन जाता है Mg3n2 बन जाता है। देन वन मोर कंपाउंड इज दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ले लिया आपने और इसको रिएक्ट करवा दिया विद द N2, सो इट फॉर्म्स ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम N। इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड। सबके नाम नोट कर लो, इसका नाम होता है लिथियम नाइट्राइड, इसका नाम होता है मैग्नीशियम नाइट्राइड, इसका नाम होता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, फोर्थ कंपाउंड दैट इज फोर्थ एलिमेंट जिससे रिएक्ट करता है वो H2 होता है। जब आप N2 और H2 को रिएक्ट करोगे तो बहुत फेमस कंपाउंड फॉर्म होगा, बट इसके लिए काफ़ी टफ कंडीशंस देनी पड़ेंगी आपको। दैट इज़ अमोनिया, ट्वाइस ऑफ NH3, दैट इज़ अमोनिया कंपाउंड इज फॉर्म, अमोनिया फॉर्म हो जाता है। देन अगला जो कंपाउंड रिएक्ट करता है वो होता है N2O2। अगर आप O2 को रिएक्ट करवाओगे विद द वेरी हाई टेम्परेचर तो भी रिएक्शन रिवर्सिबल ही होता है, एंड इट विल फॉर्म द 2O, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है ये। तो ऐसे कुछ रिएक्शन शो करता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको मैं कंडीशन बता दूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी 2000 केल्विन का जो होगा टेम्परेचर, वहाँ पे इसको हीट करना पड़ता है। 2000 शायद लग नहीं रहा होगा, तो 2000 लिख लेते हैं बराबर से। 2000 केल्विन टेम्परेचर चाहिए इसको। एंड देयर इज़ वन मोर कंपाउंड जिससे इसका रिएक्शन करवाते हैं, वो होता है कैल्शियम कार्बाइड। अगर आप CaC2 जो होता है, CaC2 इज कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बाइड, अगर इससे रिएक्ट करवाते हो N2 को, तो यहाँ पर कुछ खास कंडीशंस का ध्यान देना पड़ता है अपने,
कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 500 से 600 केल्विन 600 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। ओके, और जो प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा 6 से लेके 8 एटमॉस्फेयर के बीच में होना चाहिए। और या फिर मतलब दो कंडीशन होते हैं। एक बार ऐसे दिखाता है, कई बार ऐसे ये बोलते हैं कि भैया आपने टेम्परेचर जो है वो 1000 डिग्री कर दिया और वहाँ पर प्रेशर आपने नहीं बढ़ाया, प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर का प्रेजेंट रहेगा। तो इन दोनों केस में एक ही कंपाउंड फॉर्म होगा, दैट इज़ CaCN2, दैट इज़ कॉल्ड एज कैल्शियम साइनामाइड। CaCN2 दैट इज़ कॉल्ड एज कैल्शियम साइनामाइड, और प्लस साथ में कार्बन आपको मिलेगा। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है यहाँ पे। ये इतने कंपाउंड से रिएक्शन कर सकता है डाइनाइट्रोजन, और ये सब इसको कई बार बोलते हैं कि एक्शन ऑफ नाइट्रोजन बोलते हैं कई बार इसको। तो आप लोग सभी याद कर लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 6 6 कंपाउंड से मैंने इसको रिएक्ट करवा कर दिखा दिया आपको। दैट 6 यू मस्ट बाय हार्ट। अब इसके बाद निकलता है कि यूजेस क्या होते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन। यूज़ कौन सा हो सकता है इसका। एक मिनट, कैमरा शायद से प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। ओके, शायद अभी काम कर रहा होगा। ठीक है, तो यूजेस देख लेते हैं इसके। द फर्स्ट यूज़, सबसे पहला यूज़ जो होता है कि यार मतलब पहले तो ये हमारी जो एयर है, अगर नाइट्रोजन अगर एयर से बाहर निकल रहा है तो हम जिंदा रह नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तो बहुत ही अनरिएक्टिव होता है ये, तो एयर में प्रेजेंस रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा किसी भी ह्यूमन के साथ में। सो वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ इज़ प्रेजेंस इन द एयर। एयर के अंदर में 79% जो है वो N2 होता है, और बाकी 21% जो है वो यू कैन से ऑक्सीजन रहता है। अब इसमें क्या होता है कि द मेन फंक्शंस, इसमें N2 के होने का जो मेन फंक्शन है वो होता है कि ये ऑक्सीजन का जो एक्शन है उसको डाइल्यूट कर देता है। मतलब एक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज डाइल्यूटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ N2। दूसरा यूज़ जो है वो होता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प में जो होते हैं उसे फिलिंग करने में काम में आता है। फिलिंग इलेक्ट्रिक लैम्प के अंदर फिल कर सकते हो आप। देन उसके बाद में डाइनाइट्रोजन जो है ये इसका एक बहुत ही मेन एप्लीकेशन ये होता है कि ये आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर सकता है। इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर सकता है, एटमॉस्फेयर नहीं आएगा यहाँ पे, एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेगा। अच्छा, कहाँ पे करेगा, तो कई बार क्या होता है कि जब आप मेटलर्जिकल प्रोसेस करते हो ना, तो इन केसेस ऑफ द मेटलर्जिकल प्रोसेस इट प्रोवाइड्स यू द inert atmosphere। and then the fourth use is ये कई जगह मतलब एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं इसको। इट इज़ यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, जैसे कि मान लो अमोनिया हो गया, वहाँ पर काम में आ सकता है। देन नाइट्रिक एसिड हो गया, वहाँ पे काम में आ सकता है। देन कैल्शियम साइनामाइड हो गया, वहाँ पे काम में आ सकता है, मतलब उसके लिए एज रॉ मटेरियल बन सकता है। और बहुत सारे अदर कंपाउंड्स हैं यहाँ पे जिसमें भी नाइट्रोजन रहेगा। मैनी अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में एज अ रॉ मटेरियल काम कर सकता है ये अपना डाइनाइट्रोजन। देन एक और यूज़ इसका ऐसा होता है कि इट इज़ यूज फॉर एज ए रेफ्रिजरेंट भी यूज़ करते हैं इसको। अच्छा, कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो कई बार जो आपके बायोलॉजिकल जो आपके सैम्पल्स जो होते हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। कई बार फूड मटेरियल जो होता है उसको भी आप लोग मतलब इससे प्रिजर्व कर सकते हो। ओके, तो ये सब इसका यूज़ रहते हैं। तो ये इतना कर लिया आपने। अब देखो नेक्स्ट करते हैं। देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि डाइनाइट्रोजन जो है
ये इनर्ट क्यों होता है एट रूम टेम्परेचर? तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या होगा कि डाइनाइट्रोजन जो होता है यार उसकी बॉन्ड एंथैल्पी काफ़ी हाई होती है, और हाई होने का रीज़न होता है कि उसके बीच में एन ट्रिपल बॉन्ड रहता है। एंड इन केस ऑफ नाइट्रोजन देर इज़ ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो द 2p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन आर हाफ फिल्ड, तीनों ऑर्बिटल्स उसमें हाफ फिल्ड रहती है, एंड देयरफॉर N2 इज अनरिएक्टिव एंड इट इज़ वेरी इनर्ट एट लो टेम्परेचर और एट द रूम टेम्परेचर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इसमें इन केस ऑफ डाइनाइट्रोजन, तो आप लोग कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब जो कंपाउंड है बहुत सारे नाइट्रोजन के, उस बारे में हमको पढ़ना है। कंपाउंड्स जो पढ़ने पड़ेंगे वो मेजरली 3 कंपाउंड, मतलब कंपाउंड की कैटेगरी 3 है, कंपाउंड बहुत सारे होंगे इसमें, कैटेगरीज 3 है। फर्स्ट एक तो अमोनिया पढ़ना पड़ता है अपने, दूसरा कंपाउंड जो पढ़ना है वो है आपके पास नाइट्रिक एसिड, तीसरा कंपाउंड जो पढ़ना है अपने वो पढ़ना है नॉक्स। नॉक्स का मतलब होता है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी ऑक्साइड पॉसिबल होते हैं उन सब के बारे में कुछ जानकारी आपको इकट्ठा करनी पड़ती है कि इस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी ये होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयर इतनी होती है या लोन पेयर इतनी होती है, और बाकी सब चीज़ें उसमें रहती हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। मतलब अमोनिया से हम शुरू करते हैं। अगर अमोनिया की बात करोगे तो उसमें प्रिपरेशन भी आएगा, अमोनिया का प्रॉपर्टी भी आएगी, और प्रिपरेशन जब बात करोगे तो प्रिपरेशन फिर 2 लेवल पे आता है। एक प्रिपरेशन आपका ऑन दी कमर्शियल स्केल पे आएगा, और एक प्रिपरेशन जो है वो लैबोरेटरी स्केल पे आएगा। ठीक है, चालू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि अमोनिया को लैबोरेटरी में कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो बच्चों यहाँ पे कि लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। द फर्स्ट कंपाउंड विच वी आर स्टडिंग हियर इज अमोनिया। ठीक है, इन सब 3 कैटेगरी में से तो अमोनिया ने अमोनिया को पढ़ना शुरू कर दिया हमने। फर्स्ट इज लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अब इसमें आपको याद रखना है कि जब आप लैब की बात करोगे तो लैब में अमोनियम क्लोराइड से और स्लेक्ड लाइम से 2 कंपाउंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। एक कंपाउंड का रिक्वायरमेंट रहेगा जिसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड चाहिए, जिसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इट इज़ NH4Cl। दूसरा कंपाउंड जो रिक्वायर्ड है इट्स कॉल्ड एज स्लेक्ड लाइम। अब स्लेक्ड लाइम जो है बच्चों ये इसका कॉमन नेम है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से। आप लोगों को मतलब जो कॉमन नेम है वो पता होने चाहिए कि इसका कॉमन नेम क्या होता है, मार्केट में क्या नाम चलता है। कॉमन नेम और कमर्शियल नेम बोथ आर सेम। इसका फार्मूला होगा CaOH ट्वाइस, इस तरीके से फार्मूला होगा इसका। और इसको जब हम हीट कर देंगे साथ में रख के, देन वी विल गेट दी अमोनिया गैस। कैसे मिलेगी देखते हैं। NH4Cl लिया आपने, NH4Cl प्लस CaOH ट्वाइस ले लिया आपने। शायद रिएक्शन बैलेंस ना हो बट एक बार देख लेते हैं। तो 3 कंपाउंड मिलते हैं आपको, CaCl2, अमोनिया और वाटर। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है बट बैलेंस कर सकते हैं इसको। Cl यहाँ पे 2 लग गए तो इसके 2 होने चाहिए। OH यहाँ से 2 निकल रहा है तो यहाँ पे, सो वी हैव 2 मोल्स ऑफ दिस एंड 2 मोल्स ऑफ दिस। ठीक है, तो अब रिएक्शन बैलेंस हो गई। इस तरीके से आप अमोनियम क्लोराइड से और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अमोनिया क्रिएट कर सकते हो। अब क्या होता है कि जो ये करने के बाद जो अमोनिया गैस निकलती है बाहर, अब इसमें कुछ मॉइस्चर लगा हुआ होता है, देयर इज सम मॉइस्चर ऑल्सो। तो अब इस मॉइस्चर वाली जो मॉइस्ट वाला जो अमोनिया निकल रहा है बाहर, इसको हम पास करते हैं ऑन दी कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर से हम पास करते हैं। अच्छा, जो कैल्शियम ऑक्साइड का भी कुछ एक कमर्शियल नेम होता है और कॉमन नेम होता है, इसको बोल सकते हो, कॉमन नेम बोल सकते हो। इट्स कॉल्ड एज क्विक लाइम, इट्स कॉल्ड एज क्विक लाइम। और इसके ऊपर से जब पास करोगे
तो फिर आपको मिल जाएगा ड्राई अमोनिया मिल जाएगा, मतलब अब यहाँ से मॉइस्चर जो है वो निकल चुका है। तो इस तरीके से आप लैब के अंदर में अमोनिया को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ बच्चे यहाँ पे कि यार जो अमोनिया जो है उसको हम जो बाकी डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होते हैं, अब यहाँ पर हमने अमोनिया को ड्राई करने के लिए जो एजेंट यूज़ किया, इसका फंक्शन क्या था कि वहाँ से वाइट वाटर को अलग कर देना, तो इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब क्वेश्चन ऐसा कई बार निकल के आता है कि जो बाकी जो दुनिया में जो अलग अलग डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, हम उसको क्यों नहीं यूज़ करते स्लेक्ट लाइम की जगह पे। सो दैट इज़ वन वेरी गुड क्वेश्चन इज़ देयर कि जो बाकी डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, दी अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड। एक तो सल्फ्यूरिक को हम यूज़ कर सकते हैं वाटर को रिमूव करने के लिए, देन वी कैन यूज़ फॉस्फोरस ऑक्साइड P2O5 को यूज़ कर सकते हैं हम लोग, एंड देन वी कैन यूज़ एनहाइड्रस CaCl2, एनहाइड्रस अब इन तीनों पे हम यूज़ नहीं कर सकते। इसका रीज़न क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों का हम रीज़न जानते हैं कि हम इन तीनों को क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ डिहाइड्रेटिंग द मॉइस्ट अमोनिया। तीनों को हम जानते हैं एक के बाद एक। द वेरी फर्स्ट कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्यों नहीं यूज़ करेंगे और फिर बाद में जो P2O5 उसको हम क्यों यूज़ नहीं करेंगे, इन सब का हम रीज़न जानते हैं। तो पहले आप जान लीजिए कि सल्फ्यूरिक तो एक एसिडिक कंपाउंड है, दैट्स वेरी क्लियर टू यू कि सल्फ्यूरिक इज़ एन एसिड। अब क्योंकि वो एसिड है तो वो तो रिएक्ट कर जाएगा अमोनिया से, क्योंकि अमोनिया तो बेसिक होता है ना, तो वो रिएक्ट कर जाएगा। तो अब अलग क्या करना, उससे कंबाइन कर जाएगा उससे, तो एक दिक्कत वो हो गई कि भाई रिएक्ट थोड़ी करा था हम लोग उससे। और जैसे ही रिएक्ट कर लेगा, रिएक्ट विद अमोनिया, और क्या फॉर्म कर लेगा, तो सॉल्ट फॉर्म कर लेगा, बिकॉज ये एसिड है, ये बेस है, रिएक्ट कर लेंगे तो सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इससे रिएक्ट नहीं करवा सकते। और अगर आप चाहते हो कि सॉल्ट कौन सा फॉर्म होता है, मुझे ये भी जानना है, तो वो भी देख लो ज़रा। जब आप अमोनिया को रिएक्ट करोगे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्लस H2SO4, देन यू विल गेट NH4 to SO4, दैट्स कॉल्ड एज अमोनियम सल्फेट। तो इसीलिए हम इसे फिर ड्राई नहीं कर सकते। देन दूसरे कंपाउंड की बात कर लेते हैं। अब P2O5 जो है, P2O5 जो है वो आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा। P2O5 भी जो है फ्रेंड्स, इट्स एन एसिडिक मटेरियल। P2O5 जो है ये भी एक एसिडिक मटेरियल है। अब क्योंकि सल्फ्यूरिक तो देखा आपने क्या एसिड था, इसलिए उसको रिएक्ट नहीं कर सकते। एंड सिंस P2O5 इज ऑल्सो एसिडिक, देयरफॉर अगर आप इसको रिएक्ट करोगे तो वो भी एक सॉल्ट फॉर्म कर लेगा। अब ये फॉस्फेट सॉल्ट फॉर्म कर लेता है। तो ये इस तरीके से इट विल रिएक्ट विद 6 मोल्स ऑफ अमोनिया, 6 मोल अमोनिया के लोगे और P2O5 का 1 मोल लोगे, एंड देयर इज सम मॉइस्चर रिक्वायर्ड, क्योंकि मॉइस्चर था उसमें पहले से प्रेजेंट। तो ये क्या करके फॉर्म कर लेगा NH4 ट्वाइस PO4, सॉरी ट्वाइस नहीं, थ्राइस फॉर्म करेगा, क्योंकि वहाँ पे 3 वैलेंसी होती है फॉस्फोरस की। ट्वाइस ये 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे आपके पास में अमोनियम फॉस्फेट के, तो इसलिए अब इससे भी रिएक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सॉल्ट फॉर्म कर लेगा वो। एंड तीसरा वाला जो है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो होता है, इससे रिएक्ट हम क्यों नहीं करते हैं बच्चों, क्योंकि ये क्या होता है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर लेता है ये इस तरीके से, मतलब इट विल फॉर्म दी वन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही बोलते हैं कई बार। तो जैसे ही आप मतलब कैल्शियम क्लोराइड से इसको रिएक्ट करने जाओगे तो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया को इकट्ठा कर लेगा ये, एंड इट विल फॉर्म CaCl2 डॉट 8NH3, तो इट विल बी ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। तो इसीलिए हम ये जो बाकी जो हम डेली यूज़ में लाते हैं एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स को, इसको यूज़ नहीं कर सकते, और हम यूज़ करते हैं स्लेक्ट लाइम, क्विक लाइम को यूज़ करते हैं ड्राई करने के लिए। तो ये होगी लेबोरेटरी की बात। अब इसके बाद जो मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को वो कॉन्सेप्ट सबसे फेवरेट है एग्ज़ाम में, मतलब बोर्ड में तो काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं इसको,
हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। नए पेज में शुरू करते हैं इसको। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, पता नहीं कि बीच में यार क्लैरिटी आती रहती है, चलो फिर से अभी ठीक है ना, अमोनिया ठीक है। अच्छा, तो इसका एक नाम होता है हेबर्स प्रोसेस। इट इज कॉल्ड एज हेबर्स प्रोसेस, स्पेलिंग इज HABERS, हेबर्स प्रोसेस। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। और भी नाम है इसके, इट इज़ कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर भी बोलते हैं इसको, कुछ जगह मतलब इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर भी इसको बोलते हैं, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग भी इसे कहा जाता है। ओके, तो अच्छा इसको जानते हैं कि फर्स्ट पॉइंट अब क्या होता है कि अमोनिया जो है ये जब बहुत बड़े स्केल पे हमें तैयार करना होता है तो हम उस कंडीशन में यूज़ करते हैं हेबर्स प्रोसेस को। अब इस प्रोसेस में क्या होता है जान लेते हैं। इस प्रोसेस में हम N2 को और H2 को हम अलाउ करते हैं, मतलब N2 गैस N2 गैस और H2 गैस को अलाउ करते हैं रिएक्ट करने के लिए एट वेरी हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर जो होता है वो आप देख के समझ आइए कितना होगा। इट इज़ ऑफ 200 एटमॉस्फियर। द प्रेशर नाउ इन नॉर्मल कंडीशन इज़ 1 एटमॉस्फियर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 200 गुना, तो 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर यूज़ किया जाता है। एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर मतलब अच्छा खासा हाई होता है, बहुत हाई तो नहीं लेकिन अच्छा खासा हाई होता है, 700 डिग्री केल्विन का यूज़ करता है। तो N2 और H2 को आप जब रिएक्ट करने के लिए अलाउ करोगे एट वेरी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, देन इट विल फॉर्म द अमोनिया गैसेस। ओके, देन एक और चीज़ जान लो कि यहाँ पर कुछ कैटलिस्ट भी हम यूज़ करते हैं। तो कैटलिस्ट का भी आपको नाम याद रखना पड़ेगा। द कैटलिस्ट यूज इज ठीक है, हाईली पोरस, ठीक है, ध्यान से सुनना हर एक वर्ड क्या बोल रहा हूँ मैं। एक तो हाईली पोरस चाहिए, मतलब वो उसके अंदर काफ़ी सारे होल्स होने चाहिए। जैसे आप मतलब कई बार घर में आपका है कि मतलब एक मैश होती है, एक छन्नी होती है। अब उस छन्नी में आपके मैश होती है, तो उस मैश को छन्नी को आप मैश करना देते हो, तो वैसे मैश टाइप से मतलब बहुत ही पोरस, जिससे आप पोर्स के फॉर्म में रहेगा। शायद आप समझ रहे कि मतलब पोर्स क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो हाईली पोरस और मतलब फाइनली पाउडर्ड, मतलब काफ़ी अच्छा पाउडर्ड फॉर्म में रहेगा। फाइनली इसको बोलते हैं कि डिवाइडेड भी बोलते हैं कई बार, फाइनली डिवाइडेड आयरन, Fe आयरन, ठीक है, आयरन यू लोगे आप। अब इस आयरन के साथ में आपको मतलब क्या होता है कि कुछ कंपाउंड यूज़ करना पड़ता है जिनका रोल होता है जैसे प्रोमोटर। कैटलिस्ट के साथ में आपने कुछ प्रोमोटर यूज़ करने पड़े जो रिएक्शन को प्रोमोट करते हैं। और ये प्रोमोटर क्या होंगे, तो ये प्रोमोटर रहेंगे या तो मोलिब्डेनम होगा, एमओ यानी क्या होता है, एमओ इज कॉल्ड एज मोलिब्डेनम, या फिर आप यूज़ कर सकते हो K2O, और यू कैन यूज़ Al2O3। दिस कंपाउंड यू कैन यूज़, मतलब एक्चुअली या तो ये यूज़ कर लो या फिर ये दोनों को साथ में यूज़ करो, K2O या फिर Al2O3 को आप यूज़ कर लेते हो। अच्छा, प्रोमोटर का इसमें रोल क्या होता है, तो प्रोमोटर जो होता है वो रिएक्शन को उसकी जो मेन स्टेज होती है ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम वहाँ तक काफ़ी जल्दी लेके जाता है। सो इट यू कैन से इट हेल्प्स, द प्रोमोटर का फंक्शन होता है कि इट हेल्प्स टू अटेन द केमिकल इक्विलिब्रियम जो है काफ़ी फास्ट तरीके से ये लेके जाता है। तो ये हो गया, कैटलिस्ट भी हो गया, प्रमोटर की बात भी कर ली हमने। अब ठीक है, बात करते हैं रिएक्शन की। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन कैसा होता है, तो जो N2 लोगे आप, अब N2 यहाँ पर गैस फॉर्म में है, एंड गाइस यू विल टेक H2 भी यहाँ पर गैस फॉर्म में है, एंड यू विल राइट द रिएक्शन लाइक दिस। ठीक है, रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होता है, रिएक्शन जो है वो फेवर्ड नहीं करता है, यू हैव टू यूज़ द कैटलिस्ट।
तो यहाँ पे आप 700 डिग्री केल्विन टेम्परेचर लोगे एंड साथ में 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके आपको गैस मिलती है अमोनिया गैस। बच्चों इसमें एग्ज़ाम में आपसे ये उम्मीद भी करते हैं कि एग्ज़ाम में जो एनर्जी निकलती है रिएक्शन की वो भी आप लिख के आइए। तो इट इज़ -46 किलो जूल्स पर मोल, -46 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी यहाँ पे निकलेगी। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद 2-3 पॉइंट और जान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अब क्योंकि इन सेंस इन द रिएक्शन, पूरी रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आपने N2 का 1 मोल लिया था, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। N2 का आपने 1 मोल लिया था, देन आपने H2 के 3 मोल लिए थे। तो इन द रिएक्टेंट्स यू हैव देयर आर 4 मोल्स, बट इन द प्रोडक्ट यू हैव ओनली 2 मोल्स। तो सिंस क्योंकि रिएक्शन में डिक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, सिंस देयर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, क्योंकि अब नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का अप्लाई करना पड़ेगा। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा आपको। और ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जैसे आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो उस प्रेशर को बढ़ाने के बाद में रिएक्शन जो है वो टुवर्ड्स दी फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड करेगा। तो यू हैव टू इंक्रीज द प्रेशर एंड देयरफॉर द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब जब रिएक्शन जब फॉरवर्ड में जब प्रोसेस करेगा तो आपको अमोनिया ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे, एंड यू वांट अमोनिया टू मेक इन दी मोर प्रोपोर्शन। सो देयरफॉर हम प्रेशर को बढ़ा के रखते हैं ताकि यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्ट हमको मिल सके। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में क्या हो रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है आपको। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि वी हैव टू टेक, अपने को जो रेशो लेना पड़ता है यहाँ पे, मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर दूँगा यहाँ पे। यू हैव टू टेक द रेशो ऑफ N2:H2। N2 का और H2 का जो रेशो होता है दैट इज़ 1:3। 1 मोल 1:3 का रेशो रहेगा आपका N2 और H2 का। और इसको हम पहले डालते हैं कंप्रेसर में। दिस इज़ फर्स्ट गोइंग इन दी कंप्रेसर। ठीक है, और इसके बाद फिर एक कैटलिस्ट के थ्रू जाएगा, फिर एक कैटलिस्ट के थ्रू पास होता है, देन इसके बाद वहाँ पे ये देगा अमोनिया। मतलब इसके बाद जैसे ही कैटलिस्ट के थ्रू पास होगा तो कुछ पार्ट तो अमोनिया में कन्वर्ट हो गया और शायद से कुछ पार्ट जो है वो N2 और H2 के फॉर्म में ही रह गया। तो अब ये तीनों चीज़ें बाहर निकलती हैं। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं फिर से आगे रहती हैं, जो लिक्विफाइड अमोनिया जो है वो फिर नीचे आके हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये इसका रफली कॉन्सेप्ट रहेगा। मैं इसका डायग्राम ठीक है आपको दिखाता हूँ निकाल के, जो आपको समझना कैसे काम कर रहा है। ठीक है, डायग्राम जो है वो आपके मतलब बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड दोनों बोर्ड में काम में आता है काफ़ी। तो इसको हम ठीक है निकालने का ट्राई करते हैं। देखो द वेरी फर्स्ट थिंग, हम पेन से निकाल रहा हूँ, ठीक है, आपने एग्जाम में प्रॉपरली स्केल से निकालना है। ठीक है, देखो क्या होता है कि यहाँ होता है आपका कंप्रेसर। द वेरी फर्स्ट थिंग इसको शो करते हैं कुछ इस तरीके से शो करते हैं। कई बार ये कंप्रेसर होता है, दिस कंप्रेसर, और इस कंप्रेसर में 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो मेंटेन्ड है। अब इस कंप्रेसर के अंदर में 2 इनपुट आ रहे हैं। 2 इनपुट कौन से आ रहे हैं, एक तरफ से आपका आ रहा है H2 गैस आ रहा है, एक तरफ से आपका आ रहा है N2 गैस आ रहा है। दोनों इनपुट जो हैं वो आके कंप्रेसर में आके मिल गए। अब यहाँ पे कंप्रेस हो गए। ठीक है, अब कंप्रेस होने के बाद क्या हुआ यहाँ से ये आगे गए और नीचे में रखा था आपका कैटलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे कैटलिस्ट रखा हुआ था आपका। अब कैटलिस्ट में था आपका क्या था, आयरन था। आयरन किस फॉर्म में होता है, तो आयरन जो है वो Fe2O3 के फॉर्म में रहता है। और साथ में मान लो कि आपने प्रोमोटर भी यूज़ कर लिए हैं, Al2O3 और K2O आपने यूज़ कर रखा है। तो इस तरीके से आपने ये पूरा कैटलिस्ट का अरेंजमेंट कर रखा था। अब इसके अंदर में ये कंप्रेसर से मटेरियल यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे गैस आई, कंप्रेस किया आपने, अब पाइप से वो आगे जा रहा है कंप्रेस होके इन दी
कैटलिस्ट के पास जाएगा। अब यहाँ से तो कन्वर्ट हो गया, फिर बाद में अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, बट व्हाट वी एज्यूम, हम लोग जानते हैं कि रिएक्शन काफ़ी मतलब रिवर्सिबल होता है, तो यार शायद से यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स तो N2 के भी आ रहे होंगे, H2 के भी आ रहे होंगे, और कुछ मॉलिक्यूल शायद अमोनिया में कन्वर्ट हो गए होंगे। तो इसके बाद में हमने एक टंकी यहाँ बना रखी थी। अब इस टंकी में क्या था कि हमने लिक्विड को यहाँ पे इंसर्ट किया, और लिक्विड जो है वो कंप्रेसर कॉइल्स के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप होगा नीचे में, और यहाँ पे फिर नीचे में इकट्ठा होगा आपका लिक्विड अमोनिया, यहाँ पे इकट्ठा होगा, ठीक है। तो ये इसको कंडेंसर बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब पाइप के थ्रू, ये थोड़ा स्ट्रेट होना चाहिए था, वैसे मैंने टेढ़ा कर दिया, तो इस तरीके से ये यहाँ से ऊपर गया, फिर वहाँ से इधर गया, और फिर वहाँ से अंदर जा रहा है। अब बच्चों यहाँ से निकलने के बाद क्या हुआ कि जो कंपाउंड बन चुका था वो तो नीचे गिर रहा है, बट कुछ जो लिक्विड मतलब कुछ जो H2 और N2 की गैस जो बची थी वो ऊपर गैस के फॉर्म में यहाँ पर अटकी रहेगी, और वो ऊपर से यहाँ पे एक हम होल कर देंगे, पाइप लगा देंगे, और पाइप के थ्रू वो ऊपर से बाहर निकल जाएगी। थोड़ा सा डायग्राम मेरा पेंटिंग सही नहीं है, बट आपको आइडिया मिल जाएगा। तो फिर यहाँ से ऊपर चलेगी, फिर यहाँ से वापस से हमने पंप लिया। अब इस पंप के अंदर में दोबारा ये कंप्रेस होती है, जहाँ इसको बोलते हैं पंप बच्चों। पंप से कंप्रेस हुआ, एंड यहाँ पर सिर्फ N2 और H2 बाहर निकल के आ रहा है, और इसको वापस से हमने कैटलिस्ट में डाल के दोबारा घुमा दिया। अब जो पहली बार में बन नहीं पाया था वो शायद सेकेंड टाइम में अमोनिया बन जाएगा, ऐसी उम्मीद रहती है। तो इस तरीके से ये डिवाइस काम करता है। फिर यहाँ से हम लोग एक यहाँ पे एक नल लगा होता है, यहाँ से हम बाहर अमोनिया निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से काम करता है। एट दी कैटलिस्ट यू हैव टेम्परेचर ऑफ 700 केल्विन टेम्परेचर रहेगा आपका। तो इस तरीके से होगा, पहले यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से सामने गया, देन वहाँ से कैटलिस्ट के थ्रू पास होगा। अब कैटलिस्ट के आगे मतलब कुछ तो मॉलिक्यूल्स अमोनिया में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स अब भी बाकी हैं जो N2 और H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ से आगे जाएंगे, फिर वहाँ से नीचे उतरेंगे। अब यहाँ पे कूलिंग का थोड़ा अरेंजमेंट दे रखा है, तो अब यहाँ पे ये अमोनिया बन चुका है। मतलब देखो क्या होता है कि आखिर तक ट्राई करना है कि वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ आपने कंप्रेस किया, बहुत ज़ोर से दबाया गैस को अपने आपस में, ताकि वो गैस अब यहाँ पर बन जाए। फिर आपने उसको आगे कैटलिस्ट से पास किया कि भैया कैटलिस्ट दे दिया अपन ने यहाँ पे, अब कैटलिस्ट रिएक्शन फास्ट करवाएगा, अब शायद से यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ तो कंपाउंड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे यहाँ से आप आगे भेजोगे तो यहाँ पे कूल होकर अमोनिया नीचे गिर जाएगा। अब जो कूल नहीं हो पाया है वो अभी N2 के और H2 के फॉर्म में है। तो अब जो N2 और H2 के फॉर्म में जो बचा हुआ है गैसेस, इसको हम दोबारा फिर यूज़ कर लेते हैं ऊपर से, क्योंकि वो अपने अब गैस फॉर्म में है, तो ऊपर का रास्ता पकड़ेगा वो, तो यहाँ से वो ऊपर निकल जाएगा, और फिर से दोबारा पंप होके, पंप जो है उसको दोबारा से बहुत तेज़ी के साथ में आगे भेजता है कैटलिस्ट के पास, और अब जो बन नहीं पाया था वो फिर से यहाँ आके अमोनिया बन जाएगा। एंड देन मान लो अगर फिर से नहीं बन पाया तो फिर से वो चलते रहेगा साइकिल, और कभी ना कभी तो अमोनिया बनेगा ही बनेगा, क्योंकि अमोनिया लिक्विड रहता है, तो उसका तो मतलब ठीक है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो इसीलिए वो फिर लिक्विड बन जाएगा। और यहाँ से हम इसको नल, यहाँ पे एक मतलब बॉटम में एक आउटलेट दिया रहेगा, जिससे हम उसको अमोनिया को बाहर निकाल सकते हैं। एंड दिस वे, इस पूरी साइकिल को हम बोलते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, और ऑल्सो कॉल्ड एज हेबर्स प्रोसेस। इस डायग्राम का नाम होता है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। और ऑल्सो कॉल्ड एज हेबर्स प्रोसेस। सर हेबर्स के नाम पे इसका नाम दिया था, वेरी ग्रेट साइंटिस्ट ही वॉज। तो ठीक है, अभी आपने सीखा कि मतलब कैसे आप बना सकते हैं अमोनिया फ्रॉम दी हेबर्स प्रोसेस। तो बच्चों अब क्या होता है ना कि देयर इज़ वन मोर मेथड दैट इज़ कॉल्ड एज प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम कैल्शियम साइनामाइड। थर्ड मतलब पहले आपने लैब का देखा मेथड कि लैब में कैसे बनता है, देन बाद में आपने कमर्शियली पढ़ा कि मतलब इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे आप बनाओगे अमोनिया को। देन वन मोर मेथड इज़ देयर दैट इज़ कॉल्ड एज प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम कैल्शियम साइनाइड, कैल्शियम साइनामाइड। तो CaCN2 जो कंपाउंड है इसका नाम होता है बच्चों कैल्शियम साइनामाइड बोलते हैं इसको। अब इस कंपाउंड से हमें अमोनिया तैयार करना है, ये हम कैसे करेंगे पर देख लेते हैं इसको भी, ठीक है।
तो अब क्या होता है कि सिंस किसी भी मतलब जगह पे व्हेन यू वांट दिस कंपाउंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, जो आपको इस कंपाउंड की ज़रूरत है अमोनिया को तैयार करने के लिए, तो ये भी हमको सोचना पड़ता है कि आखिर ये कंपाउंड कहाँ से मिलेगा। सो फॉर दैट वी यूज्ड कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को आप यूज़ करते हो, देन इसको आप रिएक्ट करते हो विद द नाइट्रोजन गैस। ठीक, N2 गैस में आप रिएक्ट करोगे विथ सम टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है वो होता है एटलीस्ट 1000 डिग्रीज़ का, और यू कैन से 1273 केल्विन डिग्रीज़ का टेम्परेचर आप लोगे, एंड दिस विल गेट कन्वर्टेड टू CaCN2 प्लस कार्बन। ओके, अब क्या होता है बच्चों ने कि आपको, ये आपकी फर्स्ट स्टेप होगी। फर्स्ट स्टेप बहुत आसान थी कि कैल्शियम कार्बाइड को आप लोगे CaC2। अच्छा, इसका नाम एक बार लिखता हूँ मैं, नाम भूलना मत आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज दिस। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, इसमें आपने N2 को ऐड किया, थोड़ा आपने इसको हीट किया 1000 डिग्रीज़ के ऊपर में, एंड फिर यहाँ से आपको CaCN2 मिल गया। दैट CaCN2 का नाम होता है कैल्शियम साइनामाइड बोलते हैं इसको। इट्स कॉल्ड कैल्शियम साइनामाइड, CYA चाहिए, CYA। मैं एक बार दोबारा इसका नाम लिख के दिखाता हूँ आप लोग को। इट्स कॉल्ड एज कैल्शियम साइनामाइड। अब ये कंपाउंड से हम आगे बनाने वाले हैं अमोनिया। और जो सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि आप सीधे इस कैल्शियम साइनामाइड का आप हाइड्रोलिसिस कर देते हो इन प्रेजेंस ऑफ स्टीम। आप मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर स्टीम होती है जिसको हम बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एज सुपर हीटेड स्टीम। आप उससे रिएक्ट करवाओगे इसको, और इसका उस स्टीम के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगा, एंड इट विल ब्रेक डाउन टू दी अमोनिया। ठीक है, तो प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2O यहाँ पे गैस फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी नोट कर सकते हो कि इट इज़ सुपर हीटेड स्टीम। या आपने लिक्विड वो अपना घर का पानी नहीं लिया अपने यहाँ पे, और 3 मॉलिक्यूल्स लोगे इसको, तो ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट देगा, और प्लस आपको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप कैल्शियम साइनामाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हो अमोनिया को। ठीक है, तो अब ये बात हो गई। अब ये इतने ही तरीके हैं, ठीक है, और तरीके नहीं है कुछ बताने के। अगर मतलब मुझे आएंगे तो बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक नया वीडियो बना के, लेकिन अभी तो इतना ही दिखने आधार है। ओके, तो अब कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कि भाई अमोनिया तो आपने बना लिया इतना 3 तरीक़ों से, मतलब बहुत ज़्यादा बातें कर ली। अब अमोनिया का कुछ इंपॉर्टेंस भी तो होगा ना। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंस समझते हैं कि आखिर कुछ प्रॉपर्टीज़, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है अमोनिया की। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। अच्छा, तो ये प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी जो होती है बच्चों, ये मतलब आप लोग को जो सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है याद, कि जब भी आप अमोनिया के कहीं आसपास से भी निकलते हो तो एक बहुत ही पंजेंट स्मेल उससे आता है निकल के। तो पहली बात तो है कि कलरलेस होता है, और साथ में इसका स्मेल जो है वो एक पंजेंट स्मेल आता है इसका, मतलब एक सड़ा हुआ कुछ मतलब काफ़ी बदबूदार स्मेल इससे आती है। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों आपको याद करनी है कि ये इट कैन बी टॉक्सिक। ठीक है, ये काफ़ी मतलब पॉइजनस भी हो सकता है जब आप इसको मतलब काफ़ी हाई कॉन्सेंट्रेशन में लोगे तो। इट कैन बी टॉक्सिक व्हेन टेकन इन हाई कॉन्सेंट्रेशन। देन प्रॉपर्टी एक और आपने जाननी चाहिए कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चों, तो आपको नॉर्मली किसी भी कंपाउंड के पता होने चाहिए। तो 198.4 केल्विन जो है इसका फ्रीजिंग पॉइंट रहता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लें तो बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 239.7 केल्विन रहता है। दूसरी चीज़, अमोनिया की काफ़ी अच्छी बात ये होती है कि इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर। पानी में काफ़ी जल्दी ये मिल जाता है। इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, एंड अगेन सोल्यूबल होने के बाद में ये कंपाउंड फॉर्म करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज NH4OH, एंड हेंस इट रिएक्ट्स बेसिक। और उसका नेचर जो है वो एक बेसिक तरह का होता है क्योंकि एक सॉल्ट फॉर्म कर लेता है वो। रिएक्शन कैसा होता है इसमें, NH3 लिया आपने, और NH3 मान लो कि गैस फॉर्म में है, और H2O जो है आपका लिक्विड फॉर्म में है,
तो इससे कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, कंबाइंड कर लेगा इससे और फॉर्म करेगा NH4OH फॉर्म कर लेगा। अब NH4OH जो है ये ब्रेक होता है NH4 प्लस में और OH माइनस में ऐसा डिकम्पोज होता है। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई इसकी कि भाई सोल्यूबल रहता है। अब जैसे मान लो कि अगर आपने अमोनिया को या तो लिक्विड स्टेट में लिया या फिर सॉलिड स्टेट में लिया, तो इन दोनों कंडीशन में जो है अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है। अब जिस कारण से क्या होता है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो एज यू कैन से कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और जिस कारण से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर हाइड्राइड्स ऑफ द सेम ग्रुप। ठीक है, अब इस तरीके से जब अगर अच्छा एक और प्रॉपर्टीज़ की होती है कि मान लो आपने काफ़ी हाई प्रेशर दे दिया तो अमोनिया जो है वो गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो इट कैन बी लिक्विफाइड ऑल्सो। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज कई बार आपको मतलब शायद कभी सुनने में आया होगा कि लिक्विड अमोनिया जो है उसको हम एज अ कूलेंट भी यूज़ करते हैं। कूलेंट बोल लो या फिर रेफ्रिजरेंट बोल लो। जो आपकी आइसक्रीम की फैक्ट्री होती है ना, तो वहाँ पे आइसक्रीम की फैक्ट्रीज़ में आप अमोनिया को एज अ कूलेंट भी यूज़ कर सकते हो। उसका कमर्शियल नेम जो है वो रेफ्रिजरेंट भी होता है। कूलिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो क्या कहा मैंने कि जब आप हाई प्रेशर लगाओगे, ठीक है, यू कैन से कि अंडर हाई प्रेशर अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड। अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड। अब लिक्विफाइड कर दिया आपने। अब क्योंकि दिस लिक्विड अमोनिया, जैसे ही अमोनिया लिक्विड फॉर्म में आता है ना, तो ये काफ़ी इंटेंस कूलिंग देता है, काफ़ी ज़ोरदार कूल करता है ये। इट प्रोवाइड्स द इंटेंस कूलिंग, और जिस कारण से अब इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम एज ए रेफ्रिजरेंट भी यूज़ करते हैं, एज ए रेफ्रिजरेंट भी यूज़ करते हैं। और आपसे कोई पूछे कि कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो इसको एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ कर सकते हैं आइस फैक्ट्रीज़ में, बर्फ़ की फैक्ट्रीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी अमोनिया की। प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया आपने। अब बच्चों पढ़ते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ लेते हैं अमोनिया की, कि अमोनिया कैसे कुछ केमिकल रिएक्शंस शो करता है। लेट्स सी दैट आल्सो। तो इसमें बहुत सारे कंपाउंड हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टॉपिक फॉर दी अमोनिया का एक्शन ऑफ अमोनिया। कितना बड़ा एक्शन हीरो है अमोनिया, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमेशा हम पढ़ते हैं कि एक्शन ऑफ एयर पढ़ना पड़ता है, कि अगर आप अमोनिया से अगर एयर लोगे तो क्या बनेगा। तो बहुत ही बढ़िया कंपाउंड बनता है अमोनिया से। अमोनिया एक्चुअली हवा के अंदर जल मतलब बर्न होता है, इट कैन कंबस्ट, ठीक है। सो अमोनिया बर्न्स इन द एयर, एक्सेस ऑफ एयर। ऑब्वियसली हवा को काफ़ी ज़्यादा आपने यूज़ करना पड़ेगा। तो जब आप इसको काफ़ी एक्स्ट्रा यूज़ करोगे अमोनिया को, एक्स्ट्रा एयर अगर आप यूज़ करोगे, तो ये बर्न करता है इन द एयर। 4 molecules ऑफ अमोनिया एंड 3 molecules ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट टू गिव यू 2 molecules of nitrogen and 6 molecules of H2O will be removed, अलग हो जाएंगे। देन इसके बाद में जो अगला रिएक्शन जो है वो ये होता है कि अगर आपने मान लो देयर इज सम डिफरेंट कंडीशंस, अगर आपने प्लैटिनम रॉड लिया है, उसके प्रेजेंस में अगर आपने हीट किया है, तो वहाँ पर क्या होगा वो देख लेते हैं ज़रा। यू हैव टेकन अमोनिया एंड इन द सिंपल एयर, ठीक है। अगर आपने उसको हवा के अंदर ही ले लिया है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू दी NO। व्हेन यू टेक अमोनिया, इट विल 4 molecules of ammonia and 5 molecules of O2. This will react in presence of platinum electrode at 100 Kelvin temperature, and they will give you 4 molecules of NO and 6 molecules of H2O are removed. अब ये कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आपने अमोनिया को PT इलेक्ट्रोड के अंदर में लिया, मतलब PT अगर प्लैटिनम अगर आपने कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट किया, तो क्या होगा, तो ये ऑक्सीडाइज होकर जो है वो NO फॉर्म कर लेता है। तो कई बार ऐसा पूछते हैं कि व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ दी
CuO, कई बार ऐसा पूछता है कि Cu, अगर आपने हीटेड CuO लिया है काफ़ी हॉट कंडीशन में, अगर आपने क्यूप्रिक ऑक्साइड अगर लिया हुआ है तो उससे रिएक्ट करने में क्या फ़र्क पड़ता है इसमें अमोनिया में, तो वो सब देखते एक बार चेक कर लेते हैं वो भी क्या होता है। जैसे ही आप ट्वाइस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल लोगे, इट विल रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CuO ऑन दी सम हीटेड टेम्परेचर एंड सिंपल कॉपर जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 विल बी लिबरेटेड। इस तरीके से होगा। और बच्चों बहुत सारे इसमें रिएक्टेंट आने बाकी हैं, ठीक है। 2 हो गए, 3 हो गए ना, ठीक है। तो एयर का हो गया, देन प्लैटिनम का हो गया, देन बाद में कॉपर ऑक्साइड का हो गया, देन बाद में होता है कि Cl2, ठीक है। Cl2 से कैसे रिएक्शन शो करता है अमोनिया, वो उधर देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो बच्चों अमोनिया जब Cl2 से रिएक्ट करता है तो इट विल गिव यू दी HCl, तो आपको HCl दे सकता है। और जब HCl बनता है ना मिक्सचर में, तब वो HCl जो है वो और कंबाइंड कर लेता है विद द अमोनिया एंड इट विल गिव यू दी अमोनियम क्लोराइड। तो रिएक्शन जो है वो ऐसे होता है कि अगर आपने 8 मॉलिक्यूल्स लिए इसके अमोनिया के एंड यू हैव टेकन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2, देन देयर विल बी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4Cl एंड प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2। इस तरीके से रिएक्शन हो गए, ठीक है। अब मान लो कि आपने यहाँ पर अमोनिया को कम लिया और Cl2 को आपने बहुत एक्सेस में अगर लिया है ना, तो वहाँ पर कंडीशन थोड़ी अलग हो जाती है। इस केस में दोनों सेम अमाउंट में थे, ठीक है। मतलब थोड़ा रेशो यहाँ पे हाई था अमोनिया का, अदरवाइज थोड़ा सा कम मोल था Cl2 के। लेकिन अगर मान लो कि आपने अमोनिया को कम मोल लिए, अगर आपने अमोनिया सिर्फ 1 ही मोल लिया और आपने 3 Cl2 के मोल ले लिए, तो इस केस में एक नया कंपाउंड बनता है, इट्स कॉल्ड एज NCl3, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पे, एंड प्लस 3 मोल ऑफ HCl आर फॉर्म्ड। तो इस तरीके से होता है। देन नेक्स्ट कंपाउंड, मतलब फिर बाकी जो हेलोजन जो होते हैं उनसे भी रिएक्शन कैसे होता है ये पूछते हैं एग्जाम में कई बार कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद ब्रोमीन विद आयोडीन, क्या क्या फॉर्म होता है पूछते हैं। तो अमोनिया जब ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा, अमोनिया व्हेन रिएक्ट विद ब्रोमीन, तो सेम वही चीज़ 8 मोल्स ऑफ अमोनिया एंड 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म 6 NHBr एंड प्लस N2 गैस बाहर निकल जाएगी, ये होगा। अब मान लो कि ऐसा पूछता है कि आपने आयोडीन से रिएक्ट कर दिया इसको, नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ द आयोडीन देयर इज, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे एक एक्सप्लोसिव वाली चीज़ आती है। देखो मान लो कि आपने अमोनिया लिया, अब ठीक है, अमोनिया को आपने अब यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया लोगे और 3 मोल्स ऑफ आयोडीन आप यूज़ करोगे, तो ये फॉर्म कर देता है NH3NI3, ये कंपाउंड फॉर्म कर देता है इस तरीके से, एंड प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI आर प्रोड्यूस्ड। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है ना कि अच्छा इसका नाम होता है, इट्स कॉल्ड एज नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिया, इट्स कॉल्ड एज नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिया, ये इसका नाम होता है ऐसा इस तरीके से। अब क्या होता है ना कि ये जो है ये एक्सप्लोसिव है, दिस इज एन एक्सप्लोसिव इन ड्राई स्टेट। अगर सूखा हुआ है तो वो एक्सप्लोसिव होता है ड्राई स्टेट में, और ये तुरंत ब्रेक होके इट विल इमीडिएटली ब्रेक एंड डिकम्पोजेस टू N2 and I2। ये तुरंत डिकम्पोज होके 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस NH3NI3 will decompose and this will give you the 5 moles of N2 and plus 9 moles of I2 plus 6 moles of NH4I are removed. Ammonium iodide is formed at the end of the reaction, ठीक है। जैसे ये फॉर्म होगा तुरंत टूट के ये जो है N2 और I2 दे देगा आपको, और साथ में NH4I फॉर्म कर देगा। तो इस तरीके से इसका एक्शन होता है। ना अब कुछ बात कर लेते हैं, कुछ मेटल्स की बात कर लेते हैं कि अमोनिया कुछ मेटल से कैसे रिएक्ट करता है। तो जब आप मान लो कि अगर आपने 2 मोल्स ऑफ अमोनिया ले लिया और साथ में 2 मोल ऑफ सोडियम अगर आपने यूज़ कर लिया है, तो सोडियम मतलब ऐसे कुछ जो पॉजिटिव मेटल्स जो होते हैं उनकी रिएक्शंस पढ़नी पड़ती है हमें। सो दिस विल फॉर्म द सोडियम अमाइड कंपाउंड।
तो सोडियम अमाइड कंपाउंड जो है फॉर्म कर लेता है प्लस H2 को लिबरेट कर देगा। एज यू हैव ऑलरेडी नोज कि सोडियम जो है वो कई बार लिबरेट करता है दी H2 गैस फ्रॉम द कंपाउंड्स, तो यहाँ पर H2 गैस फिर से लिबरेट हो जाएगा। सिमिलर सेम रिएक्शन जो है आपका वो विद पोटेशियम भी शो करता है। मान लो अगर आपने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया लिए और 2 एटम्स ऑफ पोटेशियम अगर यहाँ पे आ चुके हैं, सो दे विल फॉर्म, ठीक है, पोटेशियम अमाइड। अच्छा, इसका नाम नोट करो बच्चों, इसका नाम होता है सोडियम अमाइड। सोडियम अमाइड बोलते हैं इसको। एंड देन नेक्स्ट कंपाउंड फॉर्म्ड इज KNH2, दैट्स कॉल्ड एज पोटेशियम अमाइड। दिख रहा है क्या कैमरे में? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो पोटेशियम अमाइड यूज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज पोटेशियम अमाइड। और ऑब्वियसली साथ में H2 गैस बाहर निकलेगी। तो इस तरीके से रिएक्शन होगा इसका। अब बच्चों कई बार क्या होता है ना, देयर इज़ वन मोर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ अमोनिया। दिस वन मोर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज सेल्फ आयोनाइजेशन। ये भी आपको मतलब मैं दिखा देता हूँ, कभी काम में आएगा शायद से। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ अमोनिया मतलब अमोनिया अपने आप में ही आयन फॉर्म कर लेता है। तो बच्चों ये कैसा होता है ना कि अमोनिया जो है वो इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन इन द लिक्विड स्टेट एंड एक्ट एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट। लिक्विड स्टेट के अंदर में अमोनिया जो है वो अपने आप में आयन्स फॉर्म कर लेता है और ऐसे नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर NH4+ ऐसा एक आयन बन जाएगा एंड प्लस NH2- ऐसा एक आयन बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ अमोनिया। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया, इतनी एक्शन तो होगी। अब और देखते हैं कुछ। अब आयन से भी रिएक्ट करता है। देयर आर सम आयन्स विद विच अमोनिया कैन रिएक्ट। तो सब मेटल्स के आयन जो होते हैं ना उनसे रिएक्ट करते हैं। तो कितनी पढ़ ली थी आपने? 9 रिएक्शन तो हो गई थी। लेट्स गो फॉर 10th रिएक्शन। तो 10th रिएक्शन जो है वो कॉपर के आयन से होती है, CO2+ आयन, ठीक है। मतलब तीनों आयन रहेंगे। देखो, एक कॉपर का आयन होता है, देन जिंक के आयन से पढ़ना पड़ता है, देन सिल्वर का जो आयन होता है Ag+, इससे भी रिएक्शन कैसा शो करता है ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। सो व्हेन यू रिएक्ट विद द कॉपर, then 4 molecules of ammonia will react with this and they will form a complex compound। इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो जाता है और दी होल पे मतलब चार्ज थोड़ा सा निकल गया बोलना, मतलब चार्ज है, CO2+ चार्ज रहेगा इस पर। तो अभी इसका एक मतलब क्या कहते हैं इसको, स्पेशलिटी क्या होती है इस चीज़ की ना, कि जैसे आपने मतलब कॉपर लिया, इसमें आपने डाल दिया इसको, तो ये एक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करता है। इट्स कॉल्ड एज डीप ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स। एक डीप ब्लू रंग का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है वो। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि ये कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म करता है? तो क्या होता है ना कि इन एवरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देयर आर सम लिगेंड और अमोनिया इज़ ए गुड लिगेंड। अमोनिया जो है उसके पास लोन पे रहती है तो वो एक अच्छे लिगेंड की तरह काम कर सकता है। देयरफॉर व्हेन इट सीज, जब वो देखता है कि मतलब कॉपर के पास में 2 वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं, तो वहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया अटैक करते हैं लिगेंड की तरह एंड दे फॉर्म अ डीप ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद दी कॉपर। अब जिंक की बात करते हैं तो जिंक के एवरेज के सेम होता है, मतलब 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया इस पर अटैक कर देंगे एंड दे फॉर्म एक, मतलब यहाँ पर तो कोई कलर्ड कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पर भी फॉर्म होगा। तो जिंक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी फॉर्म होता है बट इट इज़ ए कलरलेस कॉम्प्लेक्स। ये एक ट्रांसपेरेंट या फिर कलरलेस कॉम्प्लेक्स होता है। एंड विद सिल्वर ऑल्सो, सिल्वर से जब रिएक्ट करोगे तो यहाँ पर ना 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के रिएक्ट करेंगे और Ag के साथ में NH3 ट्वाइस, इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। अब ये भी जो है ये कलरलेस कंपाउंड कलरलेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। सो दिस वे इट कैन फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस। तो अभी ऐसा हो गया सब कुछ। अब इसके बाद में कुछ 2-3 और बचे हैं, ठीक है, वो भी ख़त्म कर लेते हैं, फिर क्लास को फिनिश कर देंगे। देखो लास्ट के 3 ठीक ख़त्म करता हूँ, बाद में कुछ होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूँगा। देयर आर 3 मोर कंपाउंड विद विच यू हैव टू सी द अमोनिया रिएक्शन। एक होता है CaCl2 14, 15, ठीक है, 3 है और बाकी तो मुझे भी याद नहीं आ रहा। एक होता है CaCl2 होता है, एक होता है कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है, COCl3 होता है,
एंड एक होता है CuSO4। दिस 3 कंपाउंड के साथ आपको पढ़ना पड़ता है। एंड मज़े की बात है कि ये तीनों भी जो है वो तीनों के तीनों भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देंगे आपको। तो जब आप CaCl2 से रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पर 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं एंड दे विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को हमेशा हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं। तो दिस विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स Ca, अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल एंड देन ब्रैकेट के बाहर Cl2 होता है इस तरीके से, ठीक है। अभी देन विद द कोबाल्ट के साथ भी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट करते हैं एंड दे विल ऑल्सो अंडरगो द सेम कंडीशन, ठीक है। कोबाल्ट रहेगा और लिगेंड की तरह यहाँ पे आके अमोनिया इसमें लग जाएगा, Cl3 जो है वो मॉलिक्यूल बाहर रहेगा। एंड देन विद द कॉपर द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया विल कंबाइन एंड दे विल अगेन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद द कॉपर, या तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं एंड SO4 का आइटम जो है बाहर रहेगा। तो इस तरीके से एक्शंस शो करते हैं अमोनिया की, मतलब रिएक्शंस जो है काफ़ी सारी थी, बट आपने अगर सब लोग कवर करी रिएक्शन तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम में आएगी। देर आर सम मोर पॉइंट्स ऑफ अमोनिया, आई थिंक वी शुड कंप्लीट इन द सेम क्लास बिकॉज फालतू में नेक्स्ट में किसी का मतलब नहीं है। तो लेट्स सी सम मोर रिएक्शंस। देखो अगली जो मतलब क्वेश्चन बनता है कि एग्जाम में कई बार वो पूछता है कि अमोनिया जो है वो एक वीकली बेस है। अमोनिया एज ए वीकली बेस एक्सप्लेन, ऐसा पूछते हैं कई बार कि भैया बता दो कि अमोनिया एक वीक बेस क्यों है। तो वैसे शायद से अपन ये पॉइंट पहले भी कवर कर लिया, बट एक बार दोबारा देख लेते हैं। ओके, तो ये कंपाउंड फॉर्म होगा अमोनिया जब डिजॉल्व करेंगे वाटर में, तो NH4H फॉर्म होगा। तो अभी क्योंकि क्या होता है कि NH4OH जो है इज़ ए वीक बेस अगेन। तो अच्छा, जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था, एक बार समझते क्वेश्चन क्या था, सॉरी फॉर द नॉन क्लियरिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोलता है कि जब आप अमोनिया लोगे इन ए वाटर तो द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया बिहेव्स एज ए बेसिक सॉल्यूशन। तो उसको एक्सप्लेन करते वक्त हमें यह बोलना है कि जब हम अमोनिया को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर में तो वहाँ पर NH4OH कंपाउंड बनता है। अब NH4OH कंपाउंड जो है वो एक वीकली बेस है, हाँ, जो पार्शियली आयोनाइज होके आपको OH माइनस के आयन देगा। देखो इस तरीके से NH4OH जब टूटता है तो वो NH4 प्लस और साथ में OH माइनस से कुछ आयन देता है। और क्योंकि ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रहती है, ये जो रिएक्शन जो होगी ये रिवर्सिबल होगी, देयरफॉर इट्स कॉल्ड एज दी वीकली बेस। देयरफॉर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दी अमोनिया इन वाटर इज़ अ वीकली बेस। अगर आप चाहे तो इसका जो Kb का वैल्यू जो होता है, Kb इज दी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑल्सो, तो दैट इज़ 1.8 10⁻⁻5, ये इसका वैल्यू ऑफ Kb होता है। तो इस तरीके से ये होता है। अब बच्चों देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन, एक और केमिकल है जिसका आपने एक्शन देखना पड़ता है। देयर इज़ वन केमिकल कॉल्ड एज सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है इट्स कॉल्ड एज NOCl। NOCl का भी एक्शन देखना पड़ता है हमें अमोनिया के ऊपर में, मैं भूल गया था, यहाँ पे कवर कर लेते हैं इसको। इसका नाम होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड रहता है इसका नाम। अब इसका मतलब साथ में आपको इसके ग्लू यानी जो गम होता है ना घर में आपके, ग्लू और जिलेटिन, इसके अगर प्रेजेंस में आपने रिएक्शन किया है विद द एक्सेस ऑफ अमोनिया तो ये एक बहुत ही बढ़िया कंपाउंड देता है जिसका नाम होता है हाइड्राजीन। NH2 देगा आपको। सो दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अगर मान लो कि आपने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया लिए और साथ में आपने एक NaOCl लिया, दिस NaOCl इज कॉल्ड एज सोडियम हाइपोक्लोराइड। सो दिस विल रिएक्ट एंड गिव यू NH2। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज हाइड्राजीन बोलते हैं इसको। और साथ में आपके पास में NaCl का एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा और साथ में H2O वाटर मिलेगा। सो दिस इज़ द रिएक्शन। अब इसके बाद बच्चों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आता है, वो होता है कि नेस्लर्स का रिएजेंट क्या होता है, विच इज़ द नेस्लर्स रिएजेंट। एक बार स्पेलिंग देख लो आप लोग, फिर बाद में हम इस तरफ कूदते हैं।
विल जम्प टुवर्ड दिस, बट फर्स्ट सीधे स्पेलिंग। तो नेस्लर्स का रीएजेंट जो होता है ना, इस पर कई सवाल पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द नेस्लर्स रीएजेंट, ठीक है। उसका फिर एक्वस अमोनिया पे एक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसका भी एक्शन पढ़ना पड़ता है अमोनिया के ऊपर में, तो ज़रा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो नेस्लर्स का रीएजेंट जो होता है ये अल्कलाइन सॉल्यूशन रहता है। नेस्लर्स रीएजेंट इज अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड K2HgI4। K2HgI4 जो होता है ये इसको बोलते हैं नेस्लर्स रीजन बोलते हैं। अगर आपने अल्कली से मिक्स कर रखा है इसको तो इट विल बी कॉल्ड एज दी नेस्लर रीजन, ठीक। अच्छा, ये बनता कैसे है, ये KgHgI4 कैसे बनता है, तो इसके लिए आपको HgI2 को मिक्स करना पड़ता है विद दी। अच्छा, HgI2 जो है ये एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, और प्लस साथ में जो आप ट्वाइस ऑफ KI यूज़ करोगे ये भी आपका एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। देन दिस विल कंबाइन एंड विल गिव यू K2HgI4 देंगे आपको, ये फॉर्म हो जाएगा। तो अब समझ में आया क्या होता है व्हाट इज़ दी नेस्लर रीएजेंट, ये समझ में आ गया आपको। अब क्या होता है कि अमोनिया मतलब कहीं भी अमोनिया या कोई भी अमोनियम सॉल्ट रहेगा तो वो हमेशा एक ऑरेंज रंग का ऑरेंज ब्राउन प्रेसिपिटेट देगा विद नेस्लर रीएजेंट, क्योंकि उससे रिएक्शन करने के बाद में एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं मिलियंस बेस। देखो बहुत सी यहाँ पे नेम्ड चीज़ें यहाँ पे आ रही है साइंटिस्ट की, समझ लो क्या हो। सुनो, अगर आप मान लो कभी भी कोई भी अगर आपने अमोनिया या अमोनिया का कोई भी सॉल्ट लिया है जिसमें अमोनिया निकल रहा होगा, व्हेनेवर यू टेक अमोनिया और अमोनियम सॉल्ट, और इसको अगर आपने रिएक्ट कर लिया है नेस्लर्स के रिएजेंट से, ठीक है, रिएक्ट कर लिया है, तो इसको रिएक्ट करने के बाद में एक मिलियंस बेस बनता है। ये कंपाउंड क्या है आपको दिखाता हूँ अभी कुछ देर में, बट जान लो कि एक रफली रिएक्शन क्या होगा। अमोनिया या फिर कोई भी अमोनियम सॉल्ट लोगे और साथ में इसको रिएक्ट करवाओगे विद दी नेस्लर्स रिएजेंट, देन इट विल गिव यू अ मिलियंस बेस। अब ये मिलियंस बेस की खास बात ये होती है कि ये एक ऑरेंजिश ब्राउन या फिर ऑरेंज ब्राउन कलर का एक प्रेसिपिटेट रहता है। इट विल सेटल्स डाउन इन द सॉल्यूशन, तो ये ऐसा रिएक्शन होगा। तो नेस्लर्स एक्शंस पढ़ते हैं। अब देखो इसमें रिएक्शन क्या होता है। तो यू यूज़ दी अमोनिया लोगे आप, और साथ में आप नेस्लर्स का रीजेंट लोगे। अब नेस्लर्स रीजेंट में क्या होता है कि वहाँ पे अल्कली भी होती है, तो अल्कली के तरह से वहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH को मैज्यूम करते हैं। सो ये तीनों को मिला दिया आपने। अब ये तीनों जो है ये कंपाउंड कर रहे हैं। बी वेरी केयरफुल गाइस, एक बहुत ही खास कंपाउंड फॉर्म होगा यहाँ पे। देखो, एक तो HgI इस तरीके से बनेगा, और साथ में यहाँ पे अमोनिया इससे आके जुड़ जाएगा इस तरीके से, एंड प्लस साथ एड मॉलिक्यूल्स ऑफ KI मिलेंगे आपको, एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 मिल जाएंगे। इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। अगर आप यहाँ पे I निकाल दोगे तो उसको मिलियंस बेस बोलेंगे, और अगर आपने I लगा दिया तो उसको बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस बोलते हैं, ठीक है। तो अब इतनी हो गई, ये सारी इसमें एक्शंस थी। एक ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का बाकी था वो करा दिया मैंने आप लोगों से, और एक नेस्लर्स का होता है वो भी करा दिया अपन ने अमोनिया से ना। उसके बाद होता है कि यूजेस ऑफ अमोनिया कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी सम यूजेस ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मतलब कैसा है कि मतलब कुछ जगह पे एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के अंदर में। तो एक होता है कि अमोनियम नाइट्रेट जो है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देन अच्छा RM लिखा है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। RM इज़ रॉ मटेरियल, RM इज़ कॉल्ड एज रॉ मटेरियल। इट इज़ यूज एज रॉ मटेरियल फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी फेमस कंपाउंड दैट्स कॉल्ड एज अमोनियम नाइट्रेट। इसके बाद यूरिया में यूज़ कर, अच्छा इसका नाम भी लिख दूँगा मैं यहाँ पे। तो इसका नाम होता है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, और साथ में यूरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ NH2CONH2, इट इज़ कॉल्ड एज यूरिया।
यूरिया के लिए भी, यूरिया को भी मतलब आप इसमें प्रिपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हो इस कंपाउंड को, अमोनिया को। देन इट इज़ यूज्ड फॉर दी अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट जो होता है इसको भी तैयार करने के लिए अमोनिया को यूज़ किया जाता है। देन अमोनियम सल्फेट एंड अदर बहुत से कंपाउंड को यूज़ करने में काम में आता है, ठीक है। चाहो तो आप ठीक है ये भी लिख लो कि अमोनियम सल्फेट जो होता है ना इसको भी यूज़ कर सकते हैं एटसेट्रा, और लॉट्स ऑफ फर्टिलाइजर। मेजरली इससे जो बनते हैं इट इज़ यूज फॉर मेनी ऑफ दी फर्टिलाइजर्स प्रिपरेशन, ठीक है, तो उनके लिए यूज़ करता है इसको। सो इट इज़ अच्छा, इसका एक और यूज़ जो होता है वो होता है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3, इसके प्रिपरेशन में होता है इन दी इंडस्ट्री, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज दी ऑसवाल्ड्स प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑसवाल्ड प्रोसेस आपके सिलेबस में है इस बार। तो ऑसवाल्ड की प्रोसेस जो होती है उसमें हम लोग HNO3 नाइट्रिक एसिड को हम प्रिपेयर करते हैं उसमें, और वहाँ पर हम अमोनिया को यूज़ कर सकते हैं एज दी रॉ मटेरियल और टू मैन्युफैक्चर दी नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इस काम में ला लिया आपने। एंड इसका एक और काम होता है कि इट इज़ यूज एज दी कूलिंग एजेंट ऑल्सो, कूलिंग एजेंट बोल लो या फिर एज ए रेफ्रिजरेंट भी यूज़ कर सकते हैं इसको, रेफ्रिजरेंट, सॉरी और स्पेलिंग का इशू समझ जाओ, ठीक है। भाषा आपको भावना समझ आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, फीलिंग को समझो यार, ठीक है। एज ए कूलिंग एजेंट और रेफ्रिजरेंट भी यूज़ कर सकते हैं इसको। एंड वन मोर यूज इज देयर कि लिक्विड अमोनिया जो होता है इट इज़ यूज एज दी प्रोटोफिलिक और नॉन एक्वेस सॉल्वेंट ऑल्सो। जो भी देखा था अपन ने कि लिक्विड अमोनिया जो होता है ना इसको आप लोग प्रोटोफिलिक मतलब प्रोटॉन लवर, प्रोटोफिलिक एंड नॉन एक्वेस सॉल्वेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इतने कुछ यूजेस हैं इसके, ठीक है। तो ये इतनी बात हो गई, अब समझते हैं, ठीक है। अब तो ऑलमोस्ट अमोनिया टॉपिक ख़त्म ही हो गया। तो देखो, तो गाइज अब समझते हैं कि ज्योमेट्री क्या होती है, ठीक है। नाउ लेट्स कम फॉर दी अमोनिया के अंदर तक पहुंचता है कि व्हाट इज़ दी अमोनिया। तो अब समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया कैसा होता है। स्ट्रक्चर बोल लो या फिर ज्योमेट्री बोल लो अमोनिया की, दी ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया, ओके। तो बच्चों क्या होता है कि इन अमोनिया में क्या होता है कि ऑन नाइट्रोजन वी हैव वन लोन पेयर, देयर इज़ वन लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, N के ऊपर एक लोन पेयर रहती है अमोनिया के अंदर में। पहली बात तो ये जान लो आप लोग, ठीक है। अब दूसरी बात ये जान लो कि भैया जब N का एटम जो होता है, नाइट्रोजन जो है वो इसमें sp3 हाइब्रिडाइज रहता है। कैसे रहता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहता है। और क्योंकि जो भी sp3 होता है तो उसकी ज्योमेट्री बच्चों बन जाती है टेट्राहेड्रल। ये हमेशा याद रखना कि जहाँ भी sp3 वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा उस केस में ज्योमेट्री जो है वो हमेशा टेट्राहेड्रल होगी, ओके। अब थर्ड पॉइंट ये जान लो कि अब क्योंकि देयर इज़, अब इस बीच में एक लोन पेयर प्रेजेंट है और बाकी 3 तो बॉन्ड भी फॉर्म कर रखे हैं ना उसने, तो क्योंकि देयर इज़ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, क्या होता है यहाँ पे लोन पेयर के बीच का और बॉन्ड पेयर के बीच का एक रिपल्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सो देयरफॉर क्योंकि देयरफॉर इसलिए क्या होता है कि NH3 का मॉलिक्यूल जो होता है ना इट हैज़ अ पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो इसके पास में एक पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। किस तरीके से होगा? देखो इस तरीके से होगा कि N यहाँ पे रहेगा, इलेक्ट्रॉन की पेयर यहाँ पे रहेगी, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर शो करते हैं इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन एक हाइड्रोजन मान लो कि प्लेन से बाहर है, दिख रहा है आपको आगे से, थोड़ा मैं डार्क बना दो इसको, H यहाँ पे दिख रहा है। देन एक प्लेन के अंदर जाएगा मान लो, और एक प्लेन के साथ रहेगा इस तरीके से। तो ये मॉलिक्यूल हो गया अमोनिया का। अभी ठीक है, इसमें क्या होता है कि बॉन्ड की लेंथ भी जान लो। द लेंथ ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ 101.7 पिकोमीटर, दिस यू मस्ट रिमेंबर। एंड द बॉन्ड बिटवीन एंड H, मतलब जो 2 अगल बगल के बॉन्ड जो होंगे NH के बॉन्ड,
इनके बीच का एंगल जो है ये होता है 107.5 डिग्रीज़, 107.5 डिग्रीज़ का होता है। ये ज्योमेट्री होती है इसकी अमोनिया की। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि मतलब अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। हाँ, अगली क्लास में मिलते हैं, कुछ और बातें करेंगे। अगर मान लो कुछ पॉइंट्स बाकी होंगे अमोनिया के तो मैं आज देख लेता हूँ और नेक्स्ट में उन्हें भी कवर कर लूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू।